क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 आज हम करेंगे द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। एलिंग प्लैनेट से मतलब है कि जो हमारे अर्थ की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, धीरे धीरे गिर रही है, पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है उसके कारण। और उसमें ग्रीन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1972 में, उसका क्या रोल है उसके बारे में चर्चा यहाँ पर नानी पालकीवाला इस लेसन के ऑथर है। ये एक आर्टिकल है और उसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। तो देखते हैं क्या लेसन हमें क्या कहना चाहता है। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। 24 नवंबर 1994 को ये आर्टिकल छपा था, पब्लिश हुआ था। द इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक न्यूज़पेपर है उसमें, और ये नानी पालकीवाला ने लिखा है जो कि एक रिटायर्ड जज थे मुंबई के। उन्होंने The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance। तो इसके बारे में आगे जानकारी के लिए जो डिक्लाइनिंग हेल्थ है हमारे अर्थ का, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। तो देखते हैं क्या बात वो बताते हैं। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। मतलब कि जब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था तब वो बता रहे हैं कि आज से 25 साल पहले जो ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और उस मूवमेंट ने इतना कंप्लीट और इतना रैपिडली, उतना जल्दी लोगों की जो इमेजिनेशन है उसको बदल दिया। लोगों की जो इमेजिनेशन है उसको एक अटेंशन दिया, और कि उसको आज तक दुनिया में जितने भी मूवमेंट हुए थे, लेकिन उन मूवमेंट्स में ये एक अनोखा मूवमेंट था, क्योंकि ऐसी जागृति लोगों में पहले शायद नहीं थी। और ये जागृति लाने के लिए ग्रीन मूवमेंट को चलाया गया, और हिस्ट्री में एक ऐसी मूवमेंट थी कि जिसको कोई याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके जैसी मूवमेंट आज के पहले कभी भी दुनिया की हिस्ट्री में, दुनिया के इतिहास में कभी भी नहीं बनी है। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में दुनिया की सबसे पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंड हुई, स्थापित हुई इन न्यूजीलैंड में। सिंस देन, तब से लेकर के आज तक, द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। इस मूवमेंट ने पीछे मुड़ करके देखा नहीं है। तो ये मूवमेंट थी ग्रीन पार्टी जो थी, जो फाउंड हुई न्यूजीलैंड में 1972 में, पूरे कंट्री में फैली और उसके बाद तो इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन आज तक उस मूवमेंट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मतलब ये जो मूवमेंट है वो अभी तक स्टॉप नहीं हुई है। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। अब हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। हम ऐसा मानते थे कि ये जो दुनिया है वो पूरी एक यांत्रिक, मैकेनिस्टिक मतलब यांत्रिक दुनिया है जो यंत्रवत चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने धीरे धीरे हमारी जो सोच है उसको बदला है, और एक मैकेनिस्टिक व्यू से हम एक हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड पर आ गए। मतलब हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू का मतलब यहाँ पर है अ व्यू दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड क्रीचर्स विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट एज अ होल। मतलब ये जो पूरी दुनिया है उसको हम एक जिंदा व्यक्तित्व के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं। हॉलिस्टिक व्यू यानी कि ये जो पूरी दुनिया है उसको एक के रूप में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर पहले हम पार्ट के रूप में देखते थे, लेकिन अब हम पूरी दुनिया को एक होल वर्ल्ड के रूप में हम देखते हैं। वसुदैव कुटुंबकम जो हमारे संस्कृत में बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। मतलब हम तो युगों से दुनिया को एक फैमिली के रूप में ही देखते हैं, लेकिन दुनिया ने अभी अभी शुरू किया पूरी वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में देखना। It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved round the sun। मतलब हमने हमारे जो थिंकिंग है उस थिंकिंग को एक रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी रूप में हमने बदला है। हमारी थिंकिंग को हम शिफ्ट हो गए हैं
जिस प्रकार से कोपरनिकस ने मैनकाइंड को 16वीं सेंचुरी 16वीं सदी में बताया था कि अर्थ यानी ये पृथ्वी और दूसरे जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर इर्द गिर्द उसके घूमते हैं। तो ये एक क्रांतिकारी विचार, एक क्रांतिकारी खोज कोपरनिकस ने पूरी दुनिया को बताई थी। और आज हम उतने ही क्रांतिकारी विचार लिए इस पृथ्वी के बारे में, इस पृथ्वी की हेल्थ के बारे में आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ऐसा यहाँ पर नानी पालखीवाला जो है वो कहना। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. मानव इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया में एक कॉन्शियसनेस आया, एक जागृति आई लोगों में कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये खुद ही एक जीवंत वस्तु है। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। और इतनी बड़ी लिविंग बीइंग के हम सिर्फ हिस्से हैं, उसके पार्ट्स हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। और ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, उसकी खुद की ज़रूरत है, मेटाबॉलिक ज़रूरत है, उसके अपने आप को टिकाए रखने के लिए कई सारी आवश्यकताएं हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस है जिसका हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और उसको सस्टेन करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो जागृति है, ये कॉन्शियसनेस है, वो लोगों में आया, लेकिन काफ़ी समय के बाद आया। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health। दुनिया में बहुत सारी जो चीज़ें इस अर्थ के ऊपर आज हमें देखने को मिल रही है, वो चीज़ें, वो साइंस है, वो साइन ऐसी है कि उससे हमें पता चलता है कि ये जो पूरी पृथ्वी है एक पेशेंट बन गया है और उसकी जो हेल्थ है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। उसकी हेल्थ जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। किस चीज़ के कारण? क्योंकि जंगल कट रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, और उसके कारण कई सारी चीज़ें ऐसी ह्यूमन बींग्स के द्वारा, मानव द्वारा की जा रही है कि पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उसको बीमार बना दिया गया है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations। और अब हम रियलाइज़ करना शुरू किए हैं। क्या शुरू किए हैं? अवर एथिकल ऑब्लिगेशंस, हमारी ड्यूटीज़ क्या है उन सिद्धांतों के ऊपर। टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट, इस प्लैनेट के, इस दुनिया के, इस अर्थ के हम क्या बने? गुड स्टीवर्ड्स बने। स्टीवर्ड्स का मतलब है केयर टेकर बने। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन्स, और हम इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी की तरह हो ताकि हम इस पृथ्वी को संभाल के करके आने वाली जो जनरेशन से, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको वारसे में, लेगेसी, एज ए लेगेसी हम उनको वारसे में ये सारी जो पृथ्वी है उसको वैसी की वैसी ही ग्रीन पृथ्वी हम उनको दे सके बिना नुकसान किए। तो ये रियलाइजेशन अब हम में शुरू हुआ है। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। अब एक नया कंसेप्ट आया। क्या कंसेप्ट आया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो है, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल। दैट मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987। किसके द्वारा? बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर वर्ल्ड कमीशन बैठा और उस वर्ल्ड कमीशन ने एक नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक नई परिभाषा, एक डेफिनेशन दिया। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generations would need। अब ये जो कंसेप्ट है और उसके रिपोर्ट में, मतलब ये जो कमीशन है उसके रिपोर्ट में उसने डिफाइन किया इस आइडिया को। कैसे डिफाइन किया?
डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, मतलब हम इस तरीके से डेवलप हो, इस तरीके से हम डेवलपमेंट करें कि हमारी जो प्रेजेंट नीड्स हैं उनको हम पूरा कर सके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर नीड्स। लेकिन साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम न करें इस प्लैनेट के साथ, इस प्लैनेट के विषय में, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो सके। मतलब उस तरीके से हम इस पृथ्वी का यूज़ न कर ले, उसका एक्सप्लॉइटेशन न करें, उसका शोषण न करें कि भविष्य के पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही नहीं। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेस फ्यूचर जनरेशन्स वुड नीड, मतलब ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है पूरी, विदाउट स्ट्रिपिंग ऑफ का मतलब है यहाँ पर डिप्राइव ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेस टू फ्यूचर जनरेशन्स वुड नीड। फ्यूचर जनरेशन्स को जिस रिसोर्सेस का यूज़ करना पड़ेगा, उनको जो ज़रूरत पड़ेगी उसको हम बचा के रखें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। मतलब इस पृथ्वी का हम शोषण न करें, ऐसा यहाँ पर जो नैनी पालखीवाल है वो कहना चाहते हैं। इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। लुसाका ज़ाम्बिया में एक चिड़ियाघर है, जू है, और उसमें एक केज है, एक पिंजरा, और उस पिंजरे के ऊपर एक नोटिस लिखी हुई है। क्या लिखी है नोटिस? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। नोटिस में लिखा है कि इस पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। और जब पिंजरे में देखा जाए तो पिंजरे में कोई प्राणी नहीं है, लेकिन एक मिरर है जहां आप अपने आप को देख सकते हैं। तो ये नोटिस क्या कहना चाहती हैं आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, मतलब इस पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है। तो वो कौन है? वो हम स्वयं है, मनुष्य स्वयं है। मतलब मनुष्य जितना खतरनाक प्राणी इस दुनिया में और कोई नहीं है। ना ही डायनासोर है, ना ही शेर है, ना ही हाथी है, कोई नहीं। खतरनाक प्राणी है तो सिर्फ वो कौन है? मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि इस पूरी पृथ्वी को, दुनिया को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ मेंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्रीज़ में जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, संस्थाएं काम करती हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो नंबर ऑफ़ एजेंसीज़ हैं, मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाओं के जो एफ़र्ट्स हैं, उनके जो प्रयत्न हैं लोगों में जागृति लाने का, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। और उन एजेंसियों के कारण हर मनुष्य में ये जागृति लाने की कोशिश की गई है, मनुष्य जाति में ये जागृति लाने की कोशिश की गई है। dawned upon का मतलब है यहाँ पर that came to realize, मतलब हमें रियलाइज़ होने लगा है धीरे धीरे। कि किसको रियलाइज़ होने लगा है? तो द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी यानी मनुष्य को अब ये पता चलने लगा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं इस पृथ्वी के साथ। क्योंकि पृथ्वी में अगर हमें भी खुद को सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है, तो हमें हर जीव जंतु से लेकर के बड़े हाथी तक, सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के, पेड़ों से लेकर के, पशुओं से लेकर के, छोटे बड़े पशु पक्षी सब आ गए, सबको साथ लेकर के चलना होगा। किसी को भी अगर हमने नुकसान पहुंचाया तो आखिरकार वो नुकसान हमें ही होने वाला है। ये समझ अब हम में आ गई है, ऐसा यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। अब मनुष्य धीरे धीरे ये समझने लगा है कि ये जो सिस्टम, ये जो विजडम है, वो समझदार होने लगा है। शिफ्टिंग फ्रॉम सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, मतलब हमारी जो सिस्टम पहले से क्या रही है कि मनुष्य जाति का डोमिनेशन इस पृथ्वी के ऊपर है। वो चाहे जहाँ घर बनाए, चाहे जहाँ जंगल को काट ले, चाहे जहाँ नदियों के मुख को मोड़ दे, चाहे जहाँ वो कुछ भी कर ले, सब उसका ही अधिकार है। वो चाहे तो जंगलों को काट ले, जला ले, वो चाहे कुछ भी कर ले। ऐसा आज तक होता आया है और उसी कारण शायद इस प्लेनेट की ये दशा हो चुकी है। इसलिए मनुष्यों का जो डोमिनेशन है, उस डोमिनेशन को
अब अकेला ही मनुष्यों का डोमिनेशन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा समझते हुए अब हम ये समझने लगे हैं कि दैट इज़ बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप से ही चलेगा, भागीदारी से चलेगा, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन सभी पशु पक्षी, भूचर खेचर, उड़ने वाले, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, जल वाले, सारे के सारे पशु पक्षियों का भी, और वृक्षों का, घास से लेकर हर प्रकार के वृक्ष, जंगल जो भी है, उन सभी कुदरती जो चीज़ें हैं उन सब का अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर समान रूप से है। ये बात को हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। मतलब साइंटिस्ट ने एक लिस्ट बनाई है, कैटलॉग्ड मतलब ऐसे रजिस्टर किए हैं 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज, जीवों के बारे में, 1.4 मिलियन जीवों के बारे में, और उनकी एक सूची बनाई है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल catalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in the ignominious darkness। और एक ऐसा एस्टिमेशन है, एक ऐसा एस्टिमेशन अंदाज़ा लगाया गया है कि डिफरेंट, वेरी मीन्स डिफरेंट प्रकार के, जिसको हम कह सकते हैं ऐसे पशु और पक्षी और जीव जंतु स्टिल अनकैटलॉग्ड, इनको अभी भी कैटलॉग्ड नहीं किया गया है, यानी कि उनकी लिस्ट नहीं बनाई गई है, ऐसे लिविंग स्पेसीज भी अभी है। बायोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं, रेकन मीन्स मानना, बिलीव, टू बिलीव। बायोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज स्टिल लैंग्विश अननेम्ड, मतलब 3 से लेकर के 100 मिलियन तक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग स्पेसीज हैं, लिविंग जातियां हैं कि जो अभी भी, मतलब दे आर लिविंग इन एडवर्स सिचुएशन ऑल्सो, मतलब वो जो है वो एडवर्स सिचुएशन में अभी भी अपने आप को टिकाए हुए हैं। अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, और जिनको अभी नाम नहीं दिया गया है, ऐसे कई प्राणी हैं, पशु है। इग्नोमिनियस डार्कनेस का मतलब है यहाँ पर डिसग्रेसफुल एंड नॉट अंडरस्टूड विच इज़ अनक्लियर, मतलब जिसको हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज़ को पहचान लिया गया है और उनकी सूची बना दी गई है, लेकिन 3 से लेकर के 100 मिलियन तक और भी ऐसे कई पशु पक्षी और जीव जंतु और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि जो अभी भी ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को टिकाए हुए हैं, और चूँकि हम उनको नहीं जान पाए हैं, उनको अभी तक खोजा नहीं हमने, हम नहीं पहचान पाए हैं, तो हम उनको समझ नहीं पाए हैं, या तो उनकी खोज अभी तक नहीं हुई है, इसलिए उनकी लिस्ट नहीं बनी। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brundtland Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha। दुनिया के जो इंटरनेशनल कमीशंस है उनमें से एक इंटरनेशनल का कमीशन जो है उसमें दूसरी चीज़ों के अलावा भी उन्होंने सोचा है। इंटर एलिया का मतलब है अमॉन्ग अदर थिंग्स, मतलब दूसरी चीज़ों के जो है उनके अलावा भी उन्होंने सोचा है। किस चीज़ के ऊपर सोचा है? विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, उसके ऊपर सोचा है। वॉज द ब्रंट कमीशन विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, और उस कमीशन का नाम है ब्रंट कमीशन, जिसके एक मेंबर हैं बहुत ही जाने माने, जिनका नाम है मिस्टर L.K. जा। मतलब इस विषय के ऊपर भी सोच हो रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय आयुक्तों में से ये एक है, मिस्टर L.K. जा। ब्रंट आयुक्त है, कमीशन है, उनके मेंबर हैं मिस्टर L.K. जा। उन्होंने इस विषय में सोचा है। द फर्स्ट ब्रंट रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कोर्स्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। और क्या सोचा है, क्या रिपोर्ट है? फर्स्ट ब्रंट रिपोर्ट क्या है? तो उस रिपोर्ट में ऐसा है, वो कह रहे हैं कि क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्कोर्स्ड प्लैनेट, मतलब ये डैमेज्ड प्लैनेट छोड़ के जाएंगे, ये बीमार प्लैनेट छोड़ के जाएंगे, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट,
कि जिसके डेजर्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स, ये बहुत ही पुअर हो चुके लैंडस्केप छोड़ के जाएंगे कि जिन लैंडस्केप्स में कोई जंगल ही नहीं है। एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और ये एक बीमार वातावरण वाला एक पर्यावरण हम छोड़ के जाएंगे, एनवायरनमेंट छोड़ के जाएंगे। तो हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ करके जाएंगे, तो इसके बारे में चिंता इस कमीशन के रिपोर्ट में जताई गई है। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन है, उनकी एक बुक है जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, और उसमें वो बताते हैं क्या बताते हैं, द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर, यानी कि ये दुनिया की अर्थ की जो मुख्य 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 4 है। वो कौन सी है? फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रूपलैंड्स। फिशरी यानी मछलियों के साथ जो रिलेटेड है वो, फॉरेस्ट जंगलों के साथ रिलेटेड है, घास के मैदान, एंड क्रूपलैंड्स मतलब खेतीबाड़ी के साथ जो रिलेटेड है। ये 4 जो है ये बायोलॉजिकल सिस्टम के 4 पिलर्स हैं, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये चारों पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसके फाउंडेशन में है। मतलब ये चारों में से अगर एक भी हिल जाए तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो हिल सकती है। अर्थव्यवस्था क्या, पूरी सिस्टम ही ये दुनिया की जो है वो ख़राब हो सकती है, अस्तित्व का सवाल आ जाता है।